चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मौर्यकालीन प्रशासन। अब देखो मौर्यकालीन प्रशासन को समझने के लिए ना हम देखो प्रशासन की शुरुआत होती है राजा से। किससे शुरुआत होती है? राजा से। तो सबसे पहले हम राजा के बारे में समझते हैं कि मौर्य काल में राजा किस तरीके का हुआ करता, तो समझते चलिएगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए पहले चीज जो राजा था, राजा का पद बच्चों वंशानुगत था। क्या था? वंशानुगत था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज राजा का पद वंशानुगत था। दूसरी चीज बच्चों, राजा जो था वो निरंकुश था, मतलब राजा के ऊपर किसी और का अधिकार नहीं चल सकता था। जो राजा डिसीजन लेगा अल्टीमेटली वही सच है। तो राजा का पद कैसा है? वंशानुगत है और राजा निरंकुश है। राजा निरंकुश और वंशानुगत क्यों है? क्योंकि जो शासन है, केंद्रीय शासन है बच्चों, वो क्या है? केंद्रीय शासन है, वो अति केंद्रीकृत है, मतलब पूर्णतः राजा पर निर्धारित है। किस पे है? राजा पर निर्धारित है, अति केंद्रीकृत है। कौन सा, किसका प्रशासन? मौर्य प्रशासन, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो राजा था बच्चों, राजा जो था वो राजा किस विचार का था? तो राजा का विचार जो था वो प्रज्ञा सुखम राज्ञ सुखम पर आधारित है। यानी कि समझिएगा, प्रज्ञा सुखम राज्ञ सुखम, यानी कि प्रजा अगर सुखी है तो राजा सुखी होगा। प्रजा सुखी मतलब राजा सुखी, इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रजा सुखी और राजा सुखी पर आधारित है, ठीक है। मतलब राजा कैसा है, राजा का विचार कैसा है? प्रजा सुखी रहेगी तो राजा सुखी रहेगा। प्रज्ञा सुखम राज्ञ सुखम। राजा कैसा है? राजा का पद वंशानुगत है। राजा कैसा है? निरंकुश है। राजा की मतलब राजा जिस राज्य को केंद्रित कर रहा है या शासित कर रहा है, वो उसकी केंद्रीय शासन प्रणाली कैसी है? अति केंद्रीकृत है, ठीक है। ये क्या समझ में आया? ये राजा के बारे में समझ में आया। बच्चों राजा अकेले तो शासन करेगा नहीं, राजा के शासन करने के लिए संस्था थी। क्या थी? संस्था थी। जो संस्था थी वो दो तरीके की संस्था थी। एक संस्था का नाम है बच्चों मंत्री परिषद। क्या नाम है? मंत्री परिषद। और दूसरी चीज का जो नाम है उसका नाम है मंत्रिण। क्या? मंत्रिण। मंत्रिण, अब समझिएगा क्या। जो मंत्री परिषद थी बच्चों, उसका आकार बड़ा था। कैसा था? बृहद आकार की थी। बृहद आकार की थी, मतलब उसमें 30 से 40 सदस्य शामिल होते थे। इसमें मंत्री परिषद में, लेकिन मंत्रिण में सिर्फ 4 से 5 सदस्य शामिल होते थे। अच्छा, ये दोनों क्या करते थे? ये दोनों राजा के द्वारा कोई भी शासन चल रहा है तो राजा की मदद का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? मदद करने का कार्य करते थे। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? जो भी प्रशासन होता है, प्रशासन में जो भी बात हुई है वो मंत्रियों को लेके बात हुई। किसको लेके बात हुई है? मंत्रियों को लेके बात हुई। अब अधिकारियों को लेके बात होगी, मतलब राजा और किन किन व्यक्ति को अपॉइंट करेगा उसको लेके बात होगी। सुनिएगा, किसको लेके बात हो रही है? अमात्य को लेके बात हो रही है। किसको लेके बात हो रही है? अमात्य। अब अमात्य को समझते हैं। जो अधिकारी है इसको क्या बोलते हैं? अधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकारी। तो राजा के पास जो अधिकारी थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे। कितने हिस्सों में बटे हुए थे? 2 हिस्सों में बटे हुए थे। आप फिर से मेथड पकड़िएगा ना बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, जो जिस पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूं उसी पैटर्न में आपको चीजें समझिएगा। बुक से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन बुक में सब कुछ दिया है। एक है तीर्थ। क्या है? एक तीर्थ। और एक है अध्यक्ष। क्या है? अध्यक्ष। पहली बात, तीर्थ कौन होता था बच्चों? तो तीर्थ जो होता था वो बड़ा अधिकारी होता था। कौन होता था? बड़ा अधिकारी होता था तीर्थ। और जो अध्यक्ष होते थे वो क्या होते थे? सामान्य अधिकारी होते थे। कौन होते थे? सामान्य अधिकारी होते थे। यानी तीर्थ कौन होता था? बड़ा अधिकारी। और अध्यक्ष कौन होते थे? सामान्य अधिकारी। जो बड़ा अधिकारी था उसका मुख्य काम क्या होता था? तो वो मुख्य काम विभागों की अध्यक्षता करता था। विभागों की अध्यक्षता करता था।
जैसे सैन्य विभाग हो गया, न्यायालय विभाग हो गया, या फिर आपका राजस्व विभाग हो गया, ठीक है। तो ये विभागों की अध्यक्षता करने का काम कौन करता था? बड़ा अधिकारी करता था, जो तीर्थ कहलाता था। और तीर्थ के बहुत सारे बच्चों यहाँ पे नाम दिए गए, जिन नाम को आपको याद रखना है। 5-6 नाम मैं आपको याद कराऊंगा, इन 5-6 नामों को आपको याद रखना है। जिसमें जैसे एक है, समझिएगा, अगर तीर्थ की बात करोगे बच्चों, तो तीर्थ में सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता था बच्चों, वो पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित। पुरोहित वो व्यक्ति होता था जो वास्तव में राजा के लिए प्रधानमंत्री का काम करता था। किसका काम करता था? प्रधानमंत्री का काम करता था। किसका काम करता था बच्चों? प्रधानमंत्री का काम करता था। समझिएगा ध्यान से ना। अब ये राजा प्रधानमंत्री को लेके कहना क्या चाह रहा है, देखिए, प्रधानमंत्री या पुरोहित। देखिए, आप कौन कौन से व्यक्ति को जानते हैं? तो आप देखिए, इनको तो जानते हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य को, ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य को जो जानते हैं। एक और जो व्यक्ति हैं उनका नाम है खल्लाटक। क्या नाम है? खल्लाटक। और एक और नाम है राधागुप्त। क्या नाम है? राधागुप्त। अब तीनों को समझिएगा। जो विष्णुगुप्त चाणक्य थे बच्चों, वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में क्या थे? पुरोहित का काम किया, प्रधानमंत्री के पद पर रहकर काम किए। खल्लाटक जो थे, ये जो विष्णुगुप्त चाणक्य है, ये बिंदुसार के टाइम में भी थे। कब थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के टाइम में विष्णुगुप्त चाणक्य थे, लेकिन बिंदुसार के टाइम में खल्लाटक भी था। कौन था? खल्लाटक। और अशोक के टाइम में कौन थे? राधागुप्त थे। यानी कि ये जब 3 बड़े राजा जब शासन कर रहे थे, तो ये 3 बड़े बड़े पुरोहित उनके शासन में हुआ करते थे, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये समझाया कि पहले राजा क्या था, राजा के बाद संस्था क्या थी, संस्था के बाद अमात्य अधिकारी क्या थे, अमात्य अधिकारी में मैंने किसको एक्सप्लेन किया है? तीर्थ को एक्सप्लेन किया है। और अध्यक्ष कहते होते थे? सामान्य अधिकारी होते थे। कैसे अधिकारी होते थे? सामान्य अधिकारी होते थे, ठीक है। अब देखो, टोटल अगर बात करोगे तो मौर्य काल में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों की बात की गई। कितने तीर्थ की बात की गई है? 18 तीर्थ। और कितने अध्यक्षों की बात की गई है? 26 अध्यक्षों की बात की गई। 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष। 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। बहुत ज्यादा तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। आप बुक में देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा, इबारत फॉर्म में दिखेगा। आगे देखिएगा, देखिए बच्चों, अब बात कर रहे हैं सैन्य विभाग की। क्यों हम सैन्य विभाग की बात कर रहे हैं? तो मौर्य काल का जो प्रशासन था बच्चों, क्या बोल रहे हैं? मौर्य काल का जो प्रशासन था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट विभाग कौन सा है? सैन्य विभाग है। कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग। तो सैन्य विभाग को लेकर सबसे पहली बात यह है कि सबसे प्रमुख विभाग, पहली चीज तो क्या है? सबसे प्रमुख विभाग। अच्छा, इसमें कितने सदस्य होंगे बच्चों? तो इसमें 30 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य। और जो सैन्य विभाग थे बच्चों, उनकी टोटल 6 समितियां थी। कितनी समितियां थी? टोटल 6 समितियां थी। कितनी समितियां थी बच्चों? 6 समितियां थी, ठीक है। अब 6 समितियां कैसी थी तो इनको समझिएगा। 6 समितियां कैसी थी बच्चों तो इनको देखिएगा। देखो बच्चों, एक थी जल सेना समिति, मतलब सेनाओं के अलग अलग सेनाओं का प्रकार। पहला जल सेना, दूसरा रथ सेना, तीसरा पैदल सेना, ठीक है, चौथा घुड़ सवार या घुड़ अश्व सेना बोल दो, अश्व सेना। और अगली बात करोगे आप तो गज सेना। और एक ऐसी सेना जो इन सभी सेनाओं को युद्ध सामग्री उपलब्ध कराती है। युद्ध सामग्री उपलब्ध कराने वाली सेना, युद्ध सामग्री उपलब्ध कराने वाली सेना। जल सेना, रथ सेना, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, युद्ध सामग्री उपलब्ध कराने वाली सेना। टोटल कितनी सेना हो गई? 4 सेनाएं होंगी। टोटल कितनी सेनाएं होंगी? 4 सेनाएं होंगी। अब इसमें समझिएगा, इन 4 सेनाओं में मतलब इतनी 6 सेनाओं में ये जो 4 सेना है, क्या बोल रहे हैं? 4 सेना है जो,
ये 4 सेना क्या कहलाएंगी? ये 4 सेना बच्चों चतुरंगिनी सेना कहलाती है। क्या? चतुरंगी सेना कहलाती है। अच्छा, इन 4 सेना को अलग क्यों कर रहे हैं बच्चों? प्रारंभ में ये 4 सेनाएं ही थी। जब बिंदुसार ने वैदेशिक संबंध को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया और पूरे चीज को मतलब कर दिया, तो वैदेशिक संबंध का भी स्थापित होगा, जल के माध्यम से होगा, बंदरगाह के माध्यम से होगा। तो कौन सी सेना रखा उसने? जल सेना। अब जब सेनाएं बहुत सारी बढ़ गई तो एक ऐसी सेना रखनी पड़ी जो सभी को युद्ध सामग्री उपलब्ध करा सके। तो पहले कितनी सेनाएं थी? 4। फिर ये अलग से सेनाएं आई। तो ये क्या हो गया बच्चों? मौर्य काल का सैन्य विभाग हो गया। क्या हो गया? मौर्य काल का सैन्य विभाग। अब मौर्य काल का स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं। ये क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। मौर्य काल का स्थानीय प्रशासन, किसकी बात करें आपसे? मौर्य काल के स्थानीय प्रशासन से बात करें। अब मौर्य काल का स्थानीय प्रशासन क्या होता है तो देखिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले ग्राम था। क्या था? ग्राम। और ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता है? मैंने बताया ग्रामणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामणी कहलाता है। सुनिएगा, जिस तरीके से ये एक गांव है, 10 गांव को मिलकर एक नया चीज बनता है, जिसे बच्चों क्या बोलते हैं? संग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संग्रहण। इसी तरीके से 200 गांव को मिला के एक समुच्चय बनता था, जिसे आकर्टक बोलते थे। क्या बोलते थे? नहीं, करवटिक बोलते थे। क्या बोलते थे? करवटिक बोलते थे। करवटिक। 400 गांव के समूह को मिला के बच्चों, 400 गांव के समूह को मिला के कहा जाता था उस टाइम द्रोणमुख। क्या कहा जाता था? द्रोणमुख। और 800 गांव के समूह को मिला के कहा जाता था स्थानीय। क्या कहा जाता था? स्थानीय। अच्छा, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं बच्चों? ऐसा था, प्रशासन में ऐसा रखा गया था कि यहाँ पे एक उच्च अधिकारी रखे गए थे, तो ग्राम के प्रमुख ग्रामणी था और इतने तरीके से गांव बटा हुआ था। लेकिन इसके बाद ये जो स्थानीय है, ये कहलाता था वास्तव में विष। क्या कहलाता था? विष। और यही कहलाता था आहार। क्या कहलाता था? आहार। आप याद कीजिए, मैंने आपको जब ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था तो बताया था, है ना? तो ये विशेषक, इसका प्रमुख कौन हो जाता था? विशेषक। फिर विष के बाद बच्चों मंडल। इसके बाद कौन आ गया? मंडल। तो मंडल प्रमुख होता था एक। फिर मंडल के बाद आएगा बच्चों प्रांत। क्या आएगा? प्रांत। और फिर प्रांत के बाद क्या आएगा? केंद्र। क्या आएगा? केंद्र। ठीक है। मंडल का प्रमुख जो होगा बच्चों वो होगा प्रादेशिक। कौन होगा? प्रादेशिक। प्रांत का जो प्रमुख होगा बच्चों वो कहलाएगा कुमार। क्या कहलाएगा? कुमार। और केंद्र का जो प्रमुख होगा वो कहलाएगा राजा। क्या कहलाएगा? राजा। अब समझिएगा, तो ग्राम हो गया, ग्राम के बाद क्या हो गया? विशेषक हो गया, प्रादेशिक हो गया, कुमार हो गया और राजा हो गया। इस तरीके से पूरा क्या हुआ था? प्रांत बटा था, पूरा प्रांत। केंद्र कैसे? केंद्र के नीचे क्या? प्रांत। प्रांत के नीचे क्या? मंडल। मंडल के नीचे क्या? विष। विष के नीचे क्या? ग्राम। और ग्राम कैसे भी? तो पहले 800 गांव का समूह, 400 गांव का समूह, 200 गांव का समूह, 10 गांव का समूह, एक गांव। इस तरीके से किसका? मौर्य काल पूरा इस तरीके से बटा हुआ था। जो मौर्य काल था बच्चों वो इस तरीके से बटा हुआ था। बच्चों जो मौर्य काल था उसमें 2 तरीके का शासन था। ये जो शासन है ये प्रांतीय शासन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रांतीय शासन की। एक और दूसरे तरीके का शासन है जिसे बोलते हैं नगरीय शासन। क्या बोलते हैं? नगरीय शासन। बच्चों नगरीय शासन में भी क्या था? नगरीय शासन में भी टोटल 6 समितियां हुआ करती थी। कितनी समितियां हुआ करती थी? 6 समितियां। और प्रत्येक समिति में 6 समितियां, मैं बता रहा हूं ये क्या है। 6 समितियां हुआ करती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। टोटल कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य। टोटल कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य। क्योंकि 5 सदस्य प्रत्येक समिति में, तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य हो गए। अब देखिएगा बच्चों, ये जो 6 समितियां थी ये कौन कौन सी समिति थी? इस चीज को समझने से पहले ये जो प्रादेशिक नगरीय शासन बोल रहे हैं ना, ये गांव के स्तर पे व्यवस्था है, ये शहर के स्तर पे व्यवस्था है। मौर्य प्रशासन में कुछ गांव कुछ थोड़ा पिछड़े थे, कुछ थोड़ा अग्रणी जगह थे। तो जो अग्रणी जगह थी उनका बारे में किसमें उल्लेख है? नगरीय शासन में उल्लेख है। ध्यान से सुनिएगा, नगरीय शासन के बारे में विशेष तौर पर जानकारी मिलती है बच्चों मेगास्थनीज की इंडिका से। किससे मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका से।
वहीं पे प्रांतीय शासन की जानकारी स्पेशली मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अब बच्चों ये जो 6 समितियां थी, ये समितियां कौन सी थी? तो एक समिति का नाम है शिल्प कला समिति। क्या नाम है? शिल्प कला समिति। दूसरा समिति का नाम है विदेशी समिति, जो क्या करते थे? वैदेशिक संबंध स्थापित करने का काम करती थी, वो कहलाती थी विदेशी समिति। इसके अलावा जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, फिर जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, कर समिति। कितनी समितियां हुई? 5। शिल्प कला समिति, विदेशी समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, कर समिति, और एक और कौन सी बच गई? अच्छा, वस्तु निरीक्षक समिति। वस्तु निरीक्षक समिति। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये बहुत ज्यादा डिटेल है, ये बहुत ज्यादा डिटेल है। अगर क्यों इतना डिटेल बता रहे? क्योंकि मेंस में अगर ये प्रश्न आ गया 10 नंबर का या 15 नंबर का कि मौर्यकालीन प्रशासन पर टिप्पणी करें, तो आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेगा, और आता है ऐसा प्रश्न, इसलिए मैंने ये चीज इतना डिटेल में बताया है। क्या क्या? नगरीय प्रशासन समझ में आया? कितनी समितियां थी? 6 समिति थी। अलग अलग समिति का अलग अलग काम भी है, लेकिन बस आप इतना जाने कि नगरीय प्रशासन में कितनी समिति थी? 6 समिति थी। इनकी जानकारी किससे मिलती है? मेगास्थनीज इंडिका से मिलती है। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य थे। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हुए? 30 सदस्य हुए। प्रांतीय प्रशासन किस तरीके से? 10 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम, आहार मंडल, प्रांत, केंद्र, इस तरीके का था। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ये मौर्य काल का क्या हो गया? स्थानीय प्रशासन हो गया। बच्चों, अब मौर्य काल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग व्यवस्था थी उसका नाम था गुप्तचर व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? गुप्तचर। तो मौर्यकालीन व्यवस्था में सबसे स्ट्रॉन्ग व्यवस्था कौन सी थी? गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था जो थी बहुत ही कठोर व्यवस्था थी। तो इसकी खासियत सुनिएगा। सबसे पहले तो ये कैसी व्यवस्था थी? तो ये कठोर व्यवस्था थी बच्चों। कैसी व्यवस्था थी? कठोर व्यवस्था थी। और इसकी भी 2 संस्था थी। कितनी संस्था थी? दो सेगमेंट थे, 2 शाखा थी। एक का नाम है संरचना, ठीक है, एक का नाम है संरचना और एक का नाम है संस्था शायद। हाँ, एक का नाम है संस्था, एक का नाम क्या है? संरचना, और एक का नाम क्या है? संस्था। अब समझिएगा बच्चों, संस्था ऐसी समिति थी जिसमें जो गुप्तचर थे, कौन? जो गुप्तचर थे एक ही स्थान पर रहकर क्या? गुप्तचर बातों को देखते थे, गुप्तचर का कार्य करते थे। और जो संरचना थी ये क्या करती थी? ये घूम घूम कर, क्या बोल रहे हैं? घूम घूम कर गुप्तचर व्यवस्था का काम देखते थे। ठीक है बच्चों, गुप्तचर व्यवस्था में पुलिस प्रशासन भी था। कौन था? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन सेना के अलावा वो सेगमेंट था जो शांति व्यवस्था देखने का काम करता था, जिसे रक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रक्षण। इस गुप्तचर व्यवस्था में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार था क्या? बिल्कुल, महिलाएं इस व्यवस्था में शामिल होती थी, इस व्यवस्था में शामिल होती थी, इस व्यवस्था में शामिल होती थी। कौन? महिलाएं भी। अच्छा, इसमें ना 2 महत्वपूर्ण पद हैं बच्चों। क्या? कितने हैं? 2 महत्वपूर्ण पद हैं। इन पदों का जो नाम है, एक का नाम है कुलीसानी और दूसरा का नाम है प्रतिवेदक। ये कुलीसानी और प्रतिवेदक क्या है तो समझिएगा। अरे अभी बस देख लो, याद कैसे होगा, अभी से टेंशन नहीं लेना, याद हो जाएगा। कुलीसानी हो गया, दूसरा प्रतिवेदक हो गया। देखो, कुलीसानी और प्रतिवेदक में क्या है समझिएगा। कुलीसानी और प्रतिवेदक, बच्चों कुलीसानी कौन? वे गुप्तचर जो गुप्त बातों को अधिकारी को बताते थे, अधिकारी या शासक वर्ग को बताते थे, शासक वर्ग को बताते थे। वो क्या कहलाए? कुलीसानी। वे व्यक्ति जो
वे व्यक्ति जो गुप्त बातों को प्लस जनता जनार्दन की आवाज को राजा तक पहुंचा देते, वो क्या कहलाए? वो कहलाए बच्चों प्रतिवेदक कहलाए। क्या कहलाए? तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के लिए 5-6 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नगरीय प्रशासन के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? वो 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मौर्यकालीन प्रशासन में कैसा था? राजा का पद कैसा था? वंशानुगत था। राजा निरंकुश था। केंद्रीय शासन कैसा था? अति केंद्रित था। विचार कैसा था? प्रज्ञा सुखम राज्ञ सुखम, प्रजा सुखी रहेगी तो राजा सुखी रहेगा। उसकी मदद करने के लिए 2 संस्था थी, मंत्री परिषद, मंत्रिण जो 4 से 5 सदस्यों की समिति थी, और मंत्री परिषद का आकार कैसा था? बृहदाकार था। इसमें कितने सदस्य थे? 30 से 40 सदस्य थे। और इसके अलावा अधिकारी तंत्र था जो तीर्थ और अध्यक्ष में था। तीर्थ कितने थे? 18। अध्यक्ष कितने थे? 26। अध्यक्ष कौन होता था? सामान्य अधिकारी। और बड़ा अधिकारी कौन होता था? विभागों की अध्यक्षता करने वाला। बच्चों इसमें मैं आपको सूची दूंगा, सूची पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो लास्ट में ज्यादा होगा तो मैं महत्वपूर्ण शब्दावली बता दूंगा, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है, या उसको ये बता दूंगा कि इस पार्ट को देखना है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं एक चीज और इसी में, न्यायालयीन व्यवस्था। किसकी बात कर रहे हैं? न्यायालयीन व्यवस्था। अच्छा, इसको इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ये पूरे इतिहास की पहली बार है जो पूरी व्यवस्था को अच्छे से बताता है, इसलिए इस व्यवस्था से, इस पूरे व्यवस्था से प्रश्न बनता है, इसलिए इस पार्ट को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो न्यायालयीन व्यवस्था में बच्चों इसमें भी 2 तरीके के न्यायालय थे। कितने तरीके के न्यायालय थे? 2 न्यायालय थे। कितने न्यायालय थे? 2 न्यायालय थे। अच्छा, क्या क्या नाम है? तो एक का नाम है धर्म स्थीय, एक का नाम क्या है? धर्म स्थीय। एक का नाम है कंटक शोधन। कंटक शोधन। अब ये धर्म स्थीय और कंटक शोधन क्या है तो समझिएगा। धर्म स्थीय का क्या क्या काम था? तो धर्म स्थीय बच्चों दीवानी न्यायालय था। कैसा न्यायालय था? दीवानी न्यायालय था। और ये कंटक शोधन कैसा था? फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी न्यायालय था। अच्छा, दीवानी न्यायालय में कैसे मामले आते थे बच्चों? जितने भी जमीन संबंधित विवाद होते थे वो सब दीवानी न्यायालय में आते, और जितने भी चोरी, डकैती, लूट, हत्या, ये सब मामले जो आते हैं वो सब कौन से मामले में आते हैं? फौजदारी मामले में होते हैं। इसमें न्यायालय सजा देने का कार्य करता है। तो न्यायालय व्यवस्था भी कितने तरीके की थी? 2 तरीके की, धर्म स्थीय और कंटक शोधन। समझ गया? तो अब समझो प्रशासन को मैंने कैसे तोड़ा है, ध्यान से सुना। पहला मैंने बताया राजा, दूसरा मैंने बताया राजा के सहयोगी संस्था, तीसरा मैंने बताया अधिकारी वर्ग, ठीक है। फिर चौथा मैंने बताया प्रांत प्रशासन, फिर 5वां मैंने बताया नगरीय प्रशासन, फिर 6वां मैंने क्या बताया? गुप्तचर व्यवस्था, 7वां मैंने क्या बताया? न्यायालयीन व्यवस्था। अगर 15 नंबर का भी सवाल आता है आपके मेंस में तो आप एज इट इज लिख दोगे, आराम से 2 पेज लिख लोगे, 2.5 पेज लिख लोगे। 25 लाइन रहता है, 24 से 25 लाइन रहता है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आप पैटर्न बुक का और क्लासरूम का पकड़ेंगे तो आपको, अगर आपने मेरे से ये वाला सेगमेंट पढ़ लिया तो आपको मेंस पर्टिकुलर जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाकर सीधे उठा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, टॉपर्स की जितनी कॉपी पड़ी हुई है, कॉपी को डाउनलोड करना, उनको देखना है, समझना है, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि इससे बेहतर तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया ये कि नहीं आया? मौर्यकालीन प्रशासन, तो ये मैंने आपको क्या बताया? मौर्यकालीन प्रशासन बताया। मौर्यकालीन प्रशासन के बाद मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था आती है। क्या आती है? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। तो कल मैंने बताया था ना कि मौर्यकाल में अभी आपने क्या पढ़ा है? सिर्फ एक 70% पार्ट पढ़ा है, और 30% पार्ट में क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। बच्चों इतना याद रखिएगा कि जो मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? मतलब वहां पे पुरुष प्रधान समाज था। कैसा समाज था? पुरुष प्रधान समाज था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौर्यकालीन समाज के बारे में पहली जानकारी जो मिलती है
ये समझिएगा, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। क्या बोल रहे हैं? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इस सामाजिक व्यवस्था के बारे में तो देखो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुनते चलिएगा ना बच्चों, सभी चीज आप जान रहे हैं। मेगास्थनीज की इंडिका, तीसरा रुद्रदामन का लिखा हुआ जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेख। इन चार चीजों से हमें क्या पता चलता है? मौर्यकालीन समाज के बारे में पता चलता है, चार चीजों से। ठीक है, अच्छा ये चार चीजें क्या क्या बोलती हैं? ये बोली थी, क्या बोलती है तो देखिएगा। जो समाज था बच्चों, वो समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था, यानी समाज कैसा था? पुरुष प्रधान था। कैसा था? पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात ये हो गई बच्चों कि समाज जो है, समाज चार वर्णों में बटा था। किसकी बात कर रहे हैं? चार वर्णों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चार वर्णों की बात कर रहे हैं। समाज चार वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, अच्छा चार वर्ण में कौन कौन से वर्ण आ गए बच्चों? तो याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बच्चों एक चीज समझिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं, ये सभी आर्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आर्य। इवन शूद्र को भी किस में कंसिडर किया जाने लगा? आर्य में कंसिडर किया जाने लगा। ठीक है बच्चों, यहां पे एक चीज और थी, यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, संकर प्रजाति। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? संकर प्रजाति। संकर प्रजाति का मतलब ये था बच्चों कि जो ब्राह्मण अगर क्षत्रिय से विवाह करे, ब्राह्मण अगर वैश्य से विवाह कर ले, ब्राह्मण अगर शूद्र से कर ले, या इंटर क्रॉस कोई किसी से विवाह कर ले, जो संतान उत्पत्ति होगी वो कौन सी प्रजाति कहलाती थी? संकर प्रजाति कहलाती थी। कौन सी प्रजाति कहलाती थी? संकर प्रजाति कहलाती थी। और इसमें इस संकर प्रजाति में अलग अलग चीजें थी बच्चों। अगर शूद्र का विवाह ब्राह्मण से हो जाए और अगर कोई संतान उत्पत्ति होती है, शूद्र का विवाह ब्राह्मण से हो जाए और कोई संतान उत्पत्ति होती है, तो उसे चांडाल कहा गया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, और क्षत्रिय का विवाह अगर शूद्र से हो जाए तो उसे उग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षत्रिय का विवाह अगर शूद्र से हो जाए तो उसे उग्र कहा गया। क्या कहा गया? उग्र कहा गया। और इसके अलावा ब्राह्मण का विवाह अगर शूद्र से हो जाए, पहले शूद्र का विवाह किससे है? ब्राह्मण से। अब ब्राह्मण का विवाह शूद्र से हो जाए, यानी समझिएगा ना किस तरीके का इसको समझना है। ऐसे है, ये हो गया पिता, ये हो गई माता। हालांकि ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है, इस तरीके से कोई जरूरत, मतलब ये सब आधी अधूरी बातें हैं जो आप पढ़ रहे हो। किसका? शूद्र का विवाह ब्राह्मण से हो जाए तो चांडाल, क्षत्रिय का विवाह शूद्र से हो जाए तो उग्र, ब्राह्मण का विवाह शूद्र से हो जाए तो निषाद। ठीक है, और एक और चीज थी आष्टक। आष्टक, जब ब्राह्मण का विवाह वैश्य से हो जाए, किसका विवाह हो जाए? ब्राह्मण का विवाह वैश्य से हो जाए, आमष्ठक, आमष्ठक बोलते हैं, आमष्ठक। ठीक है, आपके काम का नहीं है, आप मोटा मोटा समझ लो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, समाज कितने वर्णों में बटा था? चार वर्णों में बटा था। एक और प्रजाति कौन सी थी? संकर प्रजाति थी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जब आप कौटिल्य, जब आप मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ते हो, तो मेगास्थनीज ने इस पूरे समाज को 7 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में बांटा है। ये जो 7 वर्ग हैं वो आपकी बुक में मेंशन है। देखिए 7 वर्ग आपकी बुक में मेंशन है, जिसमें दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, अहीर हो गया, कारीगर हो गया, सैनिक हो गया, निरीक्षक हो गया और सभासद हो गया। दिख रहा है? अरे दिखा कि नहीं दिखा? 7 और अलग वर्ग कौन कौन से हो गए? दार्शनिक, सुनते चलेगा, दार्शनिक, किसान, अहीर। दिखा कि नहीं दिखा आप सभी को? दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और कारीगर। ठीक है,
बच्चों आगे आप समझोगे तो हम बात करते हैं महिलाओं की। ये तो समाज की बात होगी, समाज कितने वर्णों में बटा था। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं के अलग अलग नाम थे। महिलाओं की जो स्थिति थी बच्चों, वो महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक स्थिति, यानी महिलाओं की स्थिति जो थी वो संतोषजनक स्थिति थी। महिलाओं का विशेष सम्मान था। महिलाओं में अलग अलग आपकी बुक में टर्म दिए हुए हैं, उस टर्म को देखिएगा और पढ़िएगा। एक का टर्म का नाम है गणिका, दूसरा का टर्म का नाम है रूपा जीवा, और तीसरे का नाम है अनिष्का काशनी। तीन नाम है, रूपा जीवा, गणिका और अनिष्क काशनी। ठीक है, तीन तरीके का महिलाओं का जीवन था उस समय। बच्चों क्या इस टाइम दास प्रथा थी? तो मैगस्थनीज ये कहते हैं कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से दास प्रथा व्याप्त थी, दास प्रथा थी। ठीक है, हम समाज को पढ़ रहे हैं। समाज में हमने क्या पहले देखा, समाज कैसा है, फिर समाज कितने वर्गों में बटा है, फिर समाज में कौटिल्य के अर्थ इसमें से मैगस्थनीज के इंडिका के हिसाब से समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में बटा था। ये 7 वर्ग कौन कौन से थे बच्चों? चलो एक बार लिख ही देते हैं। दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, अहीर हो गया, सभासद हो गया, सैनिक हो गया और निरीक्षक हो गया, और एक छूट रहा है, कारीगर। समाज इन 7 वर्गों में बटा हुआ था। तो पहले समाज के प्रतिशतात्मक, फिर समाज 4 वर्णों में, समाज 7 वर्गों में, अलग अलग संकर प्रजाति कुछ इस तरीके से, महिलाओं की स्थिति संतोषजनक, महिलाओं में 3 तरीके की महिलाएं, दास प्रथा व्याप्त थी। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोलता है दास प्रथा व्याप्त थी, मैगस्थनीज की इंडिका बोलती है अर्थशास्त्र व्याप्त नहीं थी, पर ओवरऑल क्या था, यहां दास प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, देखो जो मौर्य काल था बच्चों, उसमें अशोक सर्वधर्म समभाव की बात करता है 12वें अभिलेख में। यानी कि इस दौरान बच्चों बौद्ध धर्म का भी संरक्षण था, जैन धर्म का भी संरक्षण था। जो जिस धर्म का अनुकरण करता था, राजा उस धर्म को अनुकरण करने देता था, क्योंकि राजा का पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रज्ञा है सुखम, राज्य है सुखम। ठीक है, याद रहेगा इतना। ये क्या हो गया बच्चों? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था हो गई। क्या हो गई? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। बच्चों एक चीज समझिएगा, जो मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बाद मौर्यकालीन की आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, तो मौर्यकालीन की आर्थिक व्यवस्था और मौर्यकालीन की कला संस्कृति वाली व्यवस्था। तो जो अभिलेख की व्यवस्थाएं मैं बताया था ना, अभिलेख में नहीं बताया था कि इनकी पहाड़ियों को काट करके इतनी गुफाएं बनाई गई, जैसे लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी, सुदामा, है ना, गोपिका गुफा, ऐसे करके बताया था। तो ये कला संस्कृति का पार्ट है। रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, लौरिया अरेराज अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, ये सब किसका पार्ट है? कला संस्कृति का पार्ट है। किताबें कौन कौन सी लिखी हैं? तो किताबें आपके सामने हैं, मैगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये किताबें लिखी हैं। तो ये सब चीज किस में आएगा? ये सब चीज आएगा कला संस्कृति में। मौर्य काल की क्या हो गई? कला संस्कृति। तो मौर्य काल की कला संस्कृति में एक हो गया पुरातात्विक कला संस्कृति और एक हो गया साहित्यिक कला संस्कृति। साहित्यिक कला संस्कृति में कौन आएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फिर मेगास्थनीज की इंडिका। जूनागढ़ का अभिलेख कहां से लिखा गया है? रुद्रदामन से। अशोक का अभिलेख कैसा है? ये सब पुरातात्विक साक्ष्य है, अशोक का अभिलेख और जूनागढ़ का अभिलेख। बच्चों इसी के अलावा एक और है खारवेल का अभिलेख। किसका अभिलेख? खारवेल का अभिलेख। खारवेल कौन है मैं बता देता हूं बच्चों। जैसे अशोक की मृत्यु होती है 232 बीसी में, तो अशोक का कलिंग का क्षेत्र जो रहता है वो स्वतंत्र हो जाता है। जब वो स्वतंत्र हो जाता है तो वहां पे चेंदी वंश वहां पे क्या करता है? वापस से शासन करना चालू करता है। कहां पे? जो कलिंग वाला क्षेत्र है वहां पे कौन सा वंश शासन करना चालू करता है? हाँ, चेंदी वंश शासन करना चालू करता है, जिसे महामेघ वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामेघ वंश। और महामेघ वंश का एक प्रतापी राजा होता है खारवेल। क्या होता है? खारवेल। और खारवेल क्या करता है? वहां पे उदयगिरी की गुफा में हाथी गुम्फा अभिलेख, उदयगिरी की गुफा में हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में लिखता है या लिखवाता है, जिसमें जिसके अभिलेख से किस चीज की जानकारी पता चलती है? मौर्य काल के बारे में जानकारी पता चलती है। तो अभिलेख क्या है? अपने आप एक आर्ट है। तो ये सब कैसे आर्ट है? ये पुरातात्विक आर्ट है। कैसे आर्ट है? पुरातात्विक। और ये कैसे आर्ट है? साहित्यिक आर्ट। तो मौर्यकालीन कला संस्कृति मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, वो उसी में अंडरस्टूड है।
समझ गया? पैटर्न मैंने बता दिया कि मौर्यकालीन कला संस्कृति को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक में क्या आ जाएगा? पूरे अभिलेख, जितने अभिलेख हैं सब पुरातात्विक हो गए, ठीक है। इसके अलावा लोमस ऋषि की गुफा, विश्व झोपड़ी, गोपिका गुफा, सुदामा गुफा, ये सब बताया ना, कर्ण चौपार गुफा, ये सब क्या आ जाएगा? पुरातात्विक। साहित्यिक में क्या आ जाएगा? मेगास्थनीज और इंडिका। क्लियर हुआ? ये सब क्या आ जाएगा? मौर्यकालीन कला संस्कृति। अब आ जाओ मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को मैं ओरली बोल देता हूं, आपकी बुक में अच्छे से दिया है, समझिएगा। मैं चाहता हूं कि मौर्य प्रशासन को समाप्त किया जाए। मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है बच्चों, उसको ऐसे पढ़ेंगे। मौर्यकालीन अर्थ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहले तो बोलेंगे कि मौर्यकालीन की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि आधारित थी, जिसमें पशुपालन और व्यापार भी शामिल था। क्लियर? कृषि, पशुपालन, व्यापार। अब कृषि को पकड़कर तोड़ते हैं। कृषि के लिए दो तरीके की भूमियां उपयोग में लाई जाती थी, एक को बोलते हैं कृष्ट भूमि और एक को बोलते हैं अकृष्ट भूमि, ठीक है। कृष्ट भूमि वो भूमि थी जो उपजाऊ भूमि थी। कैसी भूमि थी? जो कृषि योग्य भूमि थी वो कृष्ट भूमि कहलाती थी, और जो अकृष्ट भूमि थी वो कैसी भूमि थी? वो अनुपजाऊ भूमि थी, है ना, जिसपे खेती नहीं की जाती थी। ये क्लियर हुआ? अच्छा, सेकंड पॉइंट इसी में, कृषि में राजा के द्वारा कर लिया जाता था, और कर लेने वाला जो व्यक्ति था, जो प्रमुख आदमी था, उसे सीताध्यक्ष बोलते थे। क्या बोलते थे? ठीक है। कर कैसे लेते थे? तो कर लेने के तीन तरीके थे। एक तो किसान जब अपनी जमीन पे खेती कर रहा है, सिर्फ किसान मेहनत कर रहा है, लेकिन जितनी भी आवश्यक सामग्री है, जितने भी मजदूर हैं, जो भी चीज अगर राज्य देता है, तो किसान पूरी उपज का 1/3% अपने पास रख, 1/3 हिस्सा अपने पास रखेगा, 2/3 किसको देगा? राज्य को देगा। अगर किसान का थोड़ा बहुत क्या है, आवश्यक सामग्री है और किसान मेहनत कर रहा है और राज्य उसकी मदद करता, तो 1/2 और 1/2 का हिस्सा, मतलब 1/16 हिस्सा किसको देगा? राज्य को देगा, बाकी अपने पास रखेगा। 1/2 हिस्सा अपने पास रखेगा, 1/2 हिस्सा राजा को देगा। अगर किसान ऐसा हो गया कि पूरी चीज वो कर रहा है, तो लगान के रूप में 1/16 हिस्सा किसको देगा? राज्य को देगा। समझ गया? अगर किसान और राजा दोनों मिल के कर रहे हैं, तो कौन करेगा? 1/2, 1/2। अगर किसान अकेले कर रहा है तो 1/16 हिस्सा राजा को। अगर राज्य जो है वो ज्यादा हिस्सा दे रहा है और किसान कम एफर्ट कर रहा है, तो 1/3 हिस्सा किसान रखेगा। ये समझ में आ गया? ये कर व्यवस्था हो गई। कौन सी व्यवस्था हो गई? व्यापार को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक आंतरिक व्यापार, एक बाह्य व्यापार। मैं पहले बताता हूं बाह्य व्यापार, और बाह्य व्यापार में दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह बताऊंगा। बाह्य व्यापार ऐसा था बच्चों कि बाह्य व्यापार वो किससे करते थे? फारस से, सीरिया से, मिस्र से और ईरान से। इनका कैसा व्यापार था? विदेशी व्यापार था। कैसा व्यापार था? और इस व्यापार के लिए वो बंदरगाह का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? बंदरगाह। और जो बंदरगाह थे बच्चों, वो दो बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है ताम्रलिप्ति बंदरगाह और दूसरे का नाम है भृगु कच्छ। ये यूपीएससी में पूछ चुका है बच्चों, भृगु कच्छ और सोपारा। भृगु कच्छ और सोपारा बंदरगाह, ये दो बंदरगाह का प्रयोग किया है। कैसे? किस व्यापार के लिए? विदेशी व्यापार के लिए। क्लियर हुआ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है। अब अंतर्देशीय व्यापार मतलब आंतरिक व्यापार। तो जितने भी मौर्य साम्राज्य में जितने भी और छोटे छोटे राज्य थे, जितनी भी राजधानियां थे, उन राजधानियों के बीच अगर व्यापार होता था तो कौन सा व्यापार कहलाता था? वो अंतर्देशीय व्यापार या आंतरिक व्यापार कहलाता था। ठीक है। तो ये क्या हो गया? मौर्य काल का क्या हो गया? अर्थव्यवस्था वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब मौर्य काल के पतन के कारण क्या है बच्चों? तो मौर्य काल के अगर पतन के कारण की बात करोगे तो अशोक की धम्म नीति। अशोक की कौन सी नीति? अशोक की धम्म नीति। और दूसरा कारण यह है कि जो राज्य था वो अति केंद्रीकृत राज्य था। मतलब राज्य का पूरा डिसीजन कौन लेता था? सिर्फ राजा लेता था। कौन लेता था बच्चों? राजा लेता था। इसलिए क्या होता गया? धीरे धीरे क्या होता गया? राज्य कमजोर होता गया। अशोक के बाद कोई भी सशक्त राजा पैदा नहीं हुआ, यानी कि अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी थे। और अगर आगे बात करोगे तो करों की बहुत ज्यादा अधिकता थी। प्रांतीय शासक वर्ग के बहुत अधिकारी बनते चले गए, अमात्य जो थे उनकी संख्या बनती चली गई। तो वो अपॉर्चुनिटी खोजना चालू कर दिए कि अब हम राजा बन सकते हैं। समझ गया? इसके अलावा अप्रशिक्षित अधिकारी तंत्र, कुछ ऐसे अधिकारी थे जो बना तो दिए गए थे अधिकारी, लेकिन अप्रशिक्षित थे। धीरे धीरे समय के साथ मौर्य प्रशासन का समाप्त होते गया और धीरे से मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई और शुंग वंश का प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से जो आपका मौर्य काल है, मौर्य काल की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दी गई है। मैंने आपको अभी जो बताया, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था बताई, मौर्य काल के पतन का कारण बताया, जो इस स्लाइड में अभी नहीं है।
ठीक है, तो वो आपकी बुक में मेंशन है, आप एक बार पढ़िएगा। जो बात मैं बताया हूं मुझसे वही बातें लिखी हुई एज इट इज, ठीक है।